नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे भारतीय भूगोल में भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे के कुछ पॉइंटों की ओर। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि भारत में सभ्यता व संस्कृति का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। इसका नाम आर्यभट्ट पड़ा। तो दोस्तों, भारत का सबसे पहले नाम आर्यभट्ट था। तो दोस्तों, यह नाम क्यों पड़ा? तो उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। दोस्तों, भारत का पहला नाम आर्यभट्ट था। तो दोस्तों, यह क्यों पड़ा? तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर यह भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार व अवस्थिति ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। दोस्तों, इस देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय व पर्वत हैं, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्वी दक्षिणी भाग में वनाच्छिद्र पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीली मरुस्थल का विस्तार है। तो दोस्तों, भारत एक चतुष्कोणीय देश है जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, मध्य में विशाल नदियां हैं, उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में वनों एवं पहाड़ियों का विस्तार है, उत्तर पश्चिमी भाग के रेतीली मरुस्थल का विस्तार है। दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान में थार मरुस्थल है जो कि विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के में थार मरुस्थल है जो कि विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंटों की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों, 6 देश जो विश्व भारत से बड़े हैं जो इस प्रकार हैं। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों का क्रम जो इस प्रकार है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, इसके बाद कनाडा है, इसके बाद चीन है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद ब्राज़ील और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दोस्तों इसके बाद भारत है। तो दोस्तों, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला देश चाइना है। दोस्तों, ब्राज़ील जो कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, यानी जनसंख्या में भी 5वें नंबर पर है और क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पर है। और दोस्तों, भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8.4 से 37.6 है और उत्तरी अक्षांश एवं पश्चिमी से पूर्व 61.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। दोस्तों, भारत के इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर। तो दोस्तों, देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु जो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, दक्षिणतम सीमा बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। दोस्तों, भारत के यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहीं पर ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है जो कि 6.45 पर है। चलते हैं और दोस्तों उत्तरतम बिंदु भारत का इंदिरा कॉइल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिमतम बिंदु गोरमोता या गोहार मोती है जो कि गुजरात में है। और दोस्तों, पूर्वोत्तर बिंदु कीवू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा बिंदु कन्याकुमारी जो कि 8.4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी, जो सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जो कि 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी और 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ से नाम से जानी जाती है। दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब दोस्तों बताते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर पड़ती है। तो दोस्तों, ये है भारत, दोस्तों ये वाला है अपना देश भारत, ये है पाकिस्तान, और दोस्तों यहाँ पर जो सीमा जो निर्धारित होती है यही है रेड क्लिफ रेखा, जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है। और दोस्तों यहाँ से 2-3 समांतर रेखाएं और पूछी जाती हैं कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा है, जो 27 अप्रैल 1914 को खींची गई थी। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा है, लेकिन पहले स्वतंत्रता के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1893 में खींची गई थी। और दोस्तों यहाँ से और समांतर रेखाओं से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी समांतर रेखा है, तो 38वीं समांतर रेखा है। और दोस्तों कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी समांतर रेखा है, तो 49 पैरेलल है, यानी 49वीं समांतर रेखा कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बीच है। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों नियंत्रण रेखा, जी ये LOC रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों नियंत्रण रेखा को LOC रेखा कहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। LOC जम्मू व कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की ही रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। दोस्तों नियंत्रण रेखा जिसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा कहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों नियंत्रण रेखा यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा को पहले सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और दोस्तों वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अब दोस्तों बात करेंगे मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चाइना के बीच है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के बीच उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। दोस्तों भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है उसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों 1914 में शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया था। दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। कब दोस्तों? 1914 में हुआ था। दोस्तों वह शिमला समझौता जम्मू कश्मीर में हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अब बात करेंगे दोस्तों कार्य रेखा की, जो कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो दोस्तों कहते हैं आज की कार्य रेखा में बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। दोस्तों कार्य रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य से, दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 8 राज्य इस प्रकार हैं। दोस्तों पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से शहर से कर्क रेखा गुजरती है, तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से होकर कर्क रेखा निकलती है। और दोस्तों एवं एक पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। दोस्तों अब कर्क रेखा से यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा का काम क्या है, तो दोस्तों कर्क रेखा जलवायु विभाजक का कार्य करती है। और दोस्तों कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है, एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और भारत के एकमात्र
शहर से हो जाती है जो कि रांची है। तो दोस्तों यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं कर्क रेखा से। तो दोस्तों और कर्क रेखा और का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है और कर्क रेखा का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, जो आगे बताएंगे दोस्तों। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। दोस्तों जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब करेंगे दोस्तों देशांतर यानी मानक रेखा के बारे में बात करेंगे। देशांतीय विस्तार। दोस्तों भारत में देशांतीय विस्तार का प्रभाव क्या है? तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दोस्तों 42 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस देशांतर रेखा को यमोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों इस देशांतर रेखा को भारत की देशांतर रेखा भी कहा जाता है। और दोस्तों यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत में 5 राज्य इस प्रकार हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों 82 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसे मानक रेखा कहते हैं। और दोस्तों मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और दोस्तों भारतीय मानक समय 82 पूर्वी देशांतर ग्रीनविच माध्य समय या ग्रीनविच मीन टाइम GMT या 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा आगे है। यानी दोस्तों अगर भारत में 5:30 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच लंदन में 12 बज रहे होंगे। इतना अंतर है। दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं। दोस्तों भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक ही समय बताती हैं, जबकि पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात कच्छ की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। अगर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होगा तो दोस्तों गुजरात में 7 बजे होगा। इतना अंतर है, यानी 2 घंटे का अंतर है। इस प्रकार भारत का पश्चिमी बिंदु गोरमोता गुजरात और पूर्वोत्तर बिंदु किबियो जो कि अरुणाचल प्रदेश में है के मध्य 30 देशांतर का अंतर है। दोस्तों गोरमोता गुजरात और किबियो बिंदु पूर्वी बिंदु किबियो अरुणाचल प्रदेश के मध्य 30 देशांतर का अंतर है। अतः इन दोनों के स्थानों के बीच 30 × 4 मिनट यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर होगा। और दोस्तों कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें से अधिक पूर्व पश्चिम का विस्तार है, एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। दोस्तों कुछ ऐसे देश हैं जिसमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध समय क्षेत्र हैं। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध समय क्षेत्र हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।